साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है G7 में भारत का हासिल यानी उसकी उपलब्धियों से जुड़ा है और साथ ही G7 में लिए गए निर्णयों एवं जारी जो संयुक्त वक्तव्य वहां पर जारी किया गया था उसके बारे में भी है। G7 में 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, इटली, जापान और फ्रांस। G7 की प्रारंभिक जानकारी आपको मैंने पहले वीडियो में दे दी थी और यह उसका दूसरा भाग है। हाँ तो साथियों, ये जो है इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जो है 13 से 15 जुलाई 2020 को इटली के आपुलिया क्षेत्र में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था और उसमें उन्होंने भारत को आउटरीच देश, संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया था और इस बार इटली में G7 शिखर सम्मेलन का जो है विशेष महत्व है क्योंकि यह इस समूह की G7 की जो है 50वीं वर्षगांठ भी थी। प्रसंगवश यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी होगा कि एक आउटरीच राष्ट्र के रूप में, संपर्क देश के रूप में G7 के साथ भारत का जुड़ाव जो है G7 देशों और नई दिल्ली दोनों के लिए महत्व रखता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी बड़ी और युवा आबादी जो है इसके गतिशील बाजार में योगदान देती है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की आर्थिक नीतियों और विकास के वैश्विक जो हैं निहितार्थ हैं और इसी कारण G7 में भारत को जो है संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। इसके अलावा भारत जो है दक्षिण एशिया और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जिसको हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, उस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और क्षेत्रीय सुरक्षा है, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और नियम आधारित जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में भी इसके जो है भारत का सामरिक महत्व है और जिसे G7 के देश जो हैं समझते हैं और मानते हैं। साथियों, G7 आउटरीच में भारत की भागीदारी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में इसकी जो स्थिति को दर्शाती है। अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में जो भारत की भागीदारी है G7 के साथ इसके जुड़ाव को पूरक बनाती है। यानी क्वाड और G7 जो है इन दोनों के मिलन से जो है भारत की एक धाक है, एक शाख है, जिससे क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी प्रयासों को बल मिलता है और भारत को शामिल करने से बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है और जिससे वैश्विक शासन में विविध आवाज़ें जो हैं सुनिश्चित होती हैं। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर जो है भारत की आवाज़ बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े आदर के साथ सुनी जाती है ऐसे वैश्विक मंचों पर। साथियों, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, किसी से छिपी नहीं है। अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में भागीदारी के साथ साथ वैश्विक स्थिरता पहलों में जो पहलकदमियों में जो भारत का योगदान है, जो भारत का सहयोग है, उससे भी G7 के देश जो हैं भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 में भाग लेने के बाद उसके परिणामों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में चार जो हैं महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया था। पहला तो था रूस और यूक्रेन के बीच तथा पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध और दूसरा जो था विकासशील देशों के साथ संबंध, विशेष रूप से अफ्रीका और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और तीसरा जो था जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI।
साथ ही G20 की अध्यक्षता के दौरान जो है भारत द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में अब तक जो प्रगति हुई है उस पर भी उन्होंने सदस्य देशों से चर्चा की थी। और यहाँ ध्यान रखने योग्य यह है कि G7 के सभी देश जो हैं G20 से भी जुड़े हुए हैं। मोदी ने G7 आउटरीच सत्र को भी संबोधित किया था और उसमें AI और ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संपूर्ण मानव प्रगति में हाथ बटाने की बात कही थी। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग हो वह मानव मात्र के लिए जो है उसकी उपयोगिता साबित हो, ऐसा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपनी राय व्यक्त की थी। साथियों, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने अलग से इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जापानी पीएम जो फूमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पोप फ्रांसिस से भी उन्होंने बातचीत की थी। इटली के प्रधानमंत्री के साथ मोदी की वार्ता का जहाँ तक संबंध है, स्वच्छ ऊर्जा है, विनिर्माण है, अंतरिक्ष और दूरसंचार के क्षेत्र में बेहतर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का आह्वान किया गया। तो वहीं जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के साथ एक विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रक्षा, इंडो पैसिफिक, ऊर्जा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। साथियों, इटली जो है यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। और दोनों देशों के बीच अगर हम देखें द्विपक्षीय व्यापार यानी भारत और इटली के बीच जो है वर्तमान में $15 बिलियन तक है। साथ ही इटली में 2 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय भी रहते हैं। और दोनों नेताओं ने जो है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उनके साथ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना जैसी परियोजनाओं पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। और इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी प्रधानमंत्री की वार्ता हुई। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो है द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर जो बातचीत चल रही है वह आखिरी चरण में है। और यूनाइटेड किंगडम के लिए यानी ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। और यहाँ पर पोप फ्रांसिस के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया। और यह इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को इससे बल मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद है और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ यानी ग्लोबल जो साउथ है उसकी आवाज़ को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। इसलिए G7 में भारत की आवाज़ को भी ध्यान से सुना जाता है। और भारत की G7 में नियमित भागीदारी स्पष्ट रूप से अगर कहें तो हम वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए भारत द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों की मान्यता और योगदान को दर्शाती है। यानी भारत बराबर जो है वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए अपनी राय प्रस्तुत करता रहा है, न केवल G7 के सदस्य देशों के साथ बल्कि वैश्विक मंचों पर भी। और इसमें जो है शांति है, सुरक्षा है, विकास और पर्यावरण संरक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
साथियों, G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह भागीदारी इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने हाल में जो है G20 की अध्यक्षता जो है की थी, और उसमें भारत ने अब तक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के 2 सत्र भी आयोजित किए थे। और यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें केवल भारत की पहल पर जो है अफ्रीकी संघ को उस मंच पर जो है प्रवेश मिला था G20 पर। और इसलिए इन सारी बातों पर भी जो है G7 में विचार विमर्श किया गया। साथियों, अपने 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया G7 ने, और इस संयुक्त वक्तव्य में G7 का जोर जो रहा गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने पर रहा, और जिसमें जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, जिसको हम IMEC कहते हैं, उसके साथ साथ जो है लोबिटो है, लूजोन है, मिडिल कॉरिडोर जैसे विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके समन्वय, उन्हें समर्थन देने और उनका वित्त पोषण करने का भी जो है वचनबद्धता G7 ने की। यानी G7 का जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि IMEC गलियारे से जो है भारत की यूरोप तक पहुँच आसान हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण इसको हम उपलब्धि कह सकते हैं। साथियों, G7 देश जो हैं यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे, ग्रेट ग्रीन वॉल और अफ्रीका के लिए इटली की मैटेई योजना जैसी मौजूदा पहलों को आगे बढ़ाने की भी योजना बढ़ा रहे हैं। यानी आपस में कनेक्टिविटी पर जो है G7 का जोर है। और जिन अन्य विषयों पर G7 में चर्चा की गई उनमें जो है अफ्रीका में निवेश के साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अवैध प्रवासन को रोकने के विकल्प भी शामिल थे। G7 नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की ओर से शासित एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, और कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इंडो पैसिफिक पर G7 के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं और बल या दबाव के जरिए यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास का कड़ा विरोध दोहराते हैं। हम दक्षिण चीन सागर में तटरक्षक और समुद्री मिलिशिया के चीन के खतरनाक जो इस्तेमाल और देशों की समुद्री स्वतंत्रता में बार बार बाधा डालने का विरोध करना जारी रखते हैं। यानी यह एक प्रकार से चीन को चीन को हम कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी गई है। इसके अलावा चीन में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें तिब्बत और सिंजियांग भी शामिल हैं, जहां जबरन श्रम हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, ऐसा G7 के नेताओं ने कहा। वक्तव्य में इस बात पर भी जोर दिया गया कि G7 जो है चीन को नुकसान पहुंचाने या उसके आर्थिक विकास को बाधित करने का प्रयास नहीं कर रहा है। हालांकि यह कहा गया कि समूह जो है समूह जो है व्यवसायों को अनुचित व्यवहारों से बचाने, समान अवसर प्रदान करने और चल रहे नुकसान को दूर करने के लिए कार्रवाई करना जारी रखेगा। साथियों, दक्षिण चीन सागर और ताइवान में चीन की आक्रामक रणनीति की आलोचना भी की गई और तर्क दिया गया कि चीन की आर्थिक और व्यापार नीतियां जो हैं बाजार विकृतियों में योगदान दे रही हैं। यानी उससे बाजार में जो है एक प्रकार से अव्यवस्था फैल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप G7 देशों के उद्योग और आर्थिक लचीलापन और सुरक्षा जो है कमज़ोर हो रही है, उस पर एक प्रकार से चोट पहुंच रही है।
वक्तव्य में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाने एवं रचनात्मक और स्थिर संबंधों की इच्छा व्यक्त की गई है। साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों को अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन की भूमिका को देखते हुए वैश्विक चुनौतियों का जो समाधान है उसमें सहयोग करने के लिए भी आवश्यकता जताई गई है। साझा हित के क्षेत्रों में सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर है, यानी जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं उन पर आपसी सहयोग बढ़ाने की बात भी G7 ने की है। साथियों, वक्तव्य में जो है जलवायु है, जैव विविधता है और प्रदूषण संकटों से निपटने, अवैध सिंथेटिक दवा तस्करी से निपटने, वैश्विक व्यापार आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को समर्थन करने और कमजोर देशों की जो ऋण स्थिरता और वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए उनके साथ काम करने की वचनबद्धता भी इसमें व्यक्त की गई है। यह जो संयुक्त वक्तव्य G7 ने जारी किया था। इसके अलावा G7 नेताओं ने जो है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को चीन के कथित समर्थन पर भी निराशा व्यक्त की है। यूक्रेन के लिए G7 नेताओं ने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया और रूस के खिलाफ प्रतिबंध जो है कड़े करने की कसम भी एक प्रकार से खाई। यानी रूस के खिलाफ जो है प्रतिबंध जारी रहेंगे, ऐसा G7 के नेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथियों, शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुनः शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि भारत जो है शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा। और 16 से 17 जून को रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के लिए जो स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी शांति शिखर सम्मेलन, जिसको नाम दिया गया था, उसमें भारतीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और यूक्रेन ने अलग से जो है 10 साल के द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह समझौता जो किया गया है सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। अमेरिकी सरकार ने ये जो यूक्रेन के साथ इस समझौते से जो है मॉस्को को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि वह यूक्रेन के लिए निरंतर और दीर्घकालिक समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है, यानी यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन बराबर मिलता रहेगा। साथियों, इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 15 देश जो हैं यूक्रेन के साथ इसी तरह का दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता कर चुके हैं। इस वर्ष आमंत्रितों में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शामिल किए जाने से स्पष्ट हो गया था कि G7 देश जो है रूस यूक्रेन संघर्ष में व्यापक चर्चा करेंगे और ऐसा हुआ भी। G7 नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को चीन के कथित समर्थन पर भी निराशा व्यक्त की और यूक्रेन के लिए जो है 50 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर जुटाने की बात की गई, वह जब्त रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग के माध्यम से उन्होंने यह सहायता जुटाने की बात उन्होंने कही। यानी जो रूसी परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं उससे जो है यह यूक्रेन को मदद उससे मिलेगी। और रूस के खिलाफ जैसा कि ऊपर कहा कि प्रतिबंध जारी रहने की बात भी G7 के नेताओं ने कही। साथियों, पिछले कुछ दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हुए यह चर्चा चल रही थी कि G7 की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि G7 अपने आप में एक बंद किला नहीं है, तो इसलिए अगर हम कहें कि यह बंद किला खुलता है तो भारत जैसी पांचवी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था को G7 में स्थान मिलना सुनिश्चित है। और भारत के लिए यह प्लस पॉइंट है कि वह चीन के विपरीत एक जीवंत लोकतंत्र और एक खुले समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जहां उसकी आवाज़ को विश्व समुदाय बड़े विश्वास और आदर से सुनता है।
न केवल सुनता है बल्कि उसके दिए गए सुझावों पर अमल भी करता है। और साथ ही इस वर्ष अधिकांश G7 राष्ट्रों की सरकार में आंतरिक परिवर्तन हो सकता है और जिसका इसके भविष्य के कामकाज पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। जैसे फ्रांस से है, ब्रिटेन है और अमेरिका में चुनाव होने हैं, तो दूसरी ओर जर्मनी और कनाडा में भी हलचल है। हाल ही में संपन्न यूरोपीय संघ के चुनावों ने दक्षिण पंथ की ओर बदलाव का संकेत देते हुए एक प्रकार से राष्ट्रवाद पर जोर दिया है। और यह एक ऐसा पहलू है जो भविष्य के G7 शिखर सम्मेलनों में निर्णय लेने को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। तो साथियों, यह मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी इस पर अवश्य दें, जो भी देना चाहें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और एक अनुरोध और है, जैसा मैं अक्सर कहते आया हूं कि मेरी बाज़ार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूं, और यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उनसे लाभान्वित होंगे, उन पुस्तकों के अध्ययन से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।